और आज धामी कैबिनेट अयोध्या जाएगी। सुबह 9 बजे कैबिनेट के साथ अयोध्या रवाना होंगे सीएम धामी। स्टेट प्लेन से अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। 11:15 बजे अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे धामी और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के बाद इन सभी की वापसी हो जाएगी। धामी अपनी कैबिनेट के साथ सीएम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। स्टेट प्लेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और कल ही रामलला के दर्शन के बाद वापस हो जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगे। स्टेट प्लेन से पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और फिर आज ही शाम को वो अपनी कैबिनेट के साथ वापस देहरादून लौट जाएंगे। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, आज पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। कितने बजे वो वहां पर पहुंच जाएंगे और देहरादून से कितने बजे निकलने वाले हैं, और इसके अलावा और आज की क्या बड़ी खबरें रहेंगी? देखिए, अगर हम आज की बात करें, सुबह सीएम और उनकी पूरी कैबिनेट स्टेट प्लेन से ही अयोध्या जा रही है और आज शाम को ही वापस आ जाएगी पूरी कैबिनेट दर्शन करने के बाद। बहुत खास है अगर हम बात करें इस लिहाज से धामी कैबिनेट, क्योंकि आपको ध्यान होगा हर स्टेट का नंबर, और उससे पहले 2 बार उत्तराखंड का की तरफ से ये कहा गया था कि डेट डिक्लेयर कर दी गई थी कि आज जा सकती है अयोध्या में, लेकिन इतनी भीड़ थी अयोध्या में, श्रद्धालु इतनी संख्या में वहां पर पहुंच रहे थे तो पोस्टपोन करने पड़े कार्यक्रम, और इस वजह से आज का दिन निर्धारित है जब धामी कैबिनेट अयोध्या जा रही है दर्शन करने के लिए। सुबह 9 बजे स्टेट प्लेन से जाएगी और शाम को ही वापस आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 22 तारीख को भी बीजेपी विहिप के कार्यकर्ता जाने वाले हैं आस्था एक्सप्रेस से। आस्था एक्सप्रेस का भी आपको नीलू ध्यान होगा कि वो भी कैंसिल करनी पड़ी थी, जैसा कि मैंने बताया कि इतनी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे थे अयोध्या में, तो ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा था। और अब 22 तारीख को उससे बीजेपी के कार्यकर्ता विहिप के लोग जाने वाले हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए। इसके अलावा आपने पूछा आज की बड़ी खबरें, आज की 2-3 बड़ी खबरें हैं। एक तो सबसे पहले वेदर का अपडेट दे देते हैं। वेदर ओवरऑल अगर हम बात करें प्रदेश भर में तो बारिश हो रही है, बर्फबारी हुई है चमोली और उत्तरकाशी के इलाकों में। इसके अलावा आज की बड़ी खबर यह भी है कि राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, और आज का ही दिन है। बीजेपी के कार्यकर्ता अभिनंदन उनका करने वाले हैं। जबरदस्त यहां पर अभिनंदन समारोह होने वाला है। विधानसभा से लेकर बीजेपी ऑफिस तक कार्यकर्ता जो है रोड शो भी करेंगे। ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, तमाम खबरों पर अपडेट देने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र भट्ट का होगा। निर्वाचित कर लिए गए हैं, एक तरह से समझिए कि राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। एक सीट पर अकेले भट्ट थे, इसलिए नामांकन आज शाम 3 बजे तक नाम वापसी का अंतिम दिन था। 3 बजे के बाद आयोग अब भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर देगा और इसके बाद जिस तरह से भारती भी बता रही थी कि आज उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। राज्यसभा के अब मेंबर हो जाएंगे महेंद्र भट्ट और आज उनके स्वागत के लिए तमाम तरह की तैयारी की गई है। और अब बात पहाड़ के बदले मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 1 से 2 फीट तक बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। अभी भी बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, कितना खूबसूरत नजारा है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद है, लेकिन यहां मंदिर सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को बर्फबारी के बीच अब परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बाधित हो चुका है। वहीं मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बर्फबारी के बाद बाधित हो चुका है। जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर धीरे धीरे बर्फ जमने लगी है। हालांकि अभी जगह पर बीआरओ के द्वारा मशीनों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि रास्ते को खोला जा सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बद्रीनाथ धाम से नितिन सिमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, बर्फबारी का बेहद खूबसूरत नजारा हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से दुश्वारियां भी बढ़ी हैं। क्या अभी भी वहां पर बर्फबारी हो रही है?
जी, अगर मौसम की बात करें तो लगभग सोमवार दोपहर के बाद मौसम पहाड़ों में लगातार बदला हुआ है। लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और औली में लगातार बर्फबारी हो रही है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पे मूसलाधार बारिश जारी है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ी सी बारिश कम हुई है, लेकिन आज भी दिन भर मौसम इसी प्रकार का रहेगा जो मौसम विभाग ने पूर्व में ही पूर्वानुमान जताया है। तो लगभग 20 फरवरी तक मौसम पहाड़ों में इसी तरीके का देर शाम तक रहने की उम्मीद है और 21 फरवरी यानी कि बुधवार से थोड़ा सा मौसम पहाड़ों में राहत दे सकता है। लेकिन जो ये बर्फबारी और बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं पहाड़ों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और जो सड़क मार्ग है उन पर बर्फ एक बार फिर से जमनी शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हुई हैं। जहां भी सड़क मार्ग अगर बाधित होंगे तो वहां पे जेसीबी मशीनों को पहले ही तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर सड़क मार्ग बाधित होता है या पैदल मार्ग बाधित होते हैं तो उसको तत्काल खोल दिया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। चमोली में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर है और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में भी हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी के बाद औली की वादियों में और भी खूबसूरत दिखाई दे रही है। औली में घर, हरे पेड़, गाड़ियां सभी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी हैं। तो खूबसूरत नजारा औली का आप देख पा रहे हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था। खास तौर पर औली की बात की जाए तो स्कीइंग प्रेमियों के लिए ये जो जगह है वो बेहद पसंदीदा जगह है। यहाँ लोग आते हैं स्कीइंग करने के लिए और अब बर्फबारी के बाद वहां के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में रात भर बारिश हुई है। मौसम बदलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस बार हालांकि बर्फबारी हर साल की तरह थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अब जाकर बर्फबारी हो रही है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और उत्तरकाशी के निचले इलाकों में बारिश लगातार जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, हरकीदून समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निचले इलाकों में बारिश का दौर है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था, अब जाकर बर्फबारी हो रही है। फरवरी के महीने में इस तरह से बर्फबारी और सबसे ज्यादा रहने वाले जो लोग हैं वहां पर उनके लिए मुश्किलें हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, जरूरी सामान नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो बीआरओ की टीम है या फिर बाकी जो टीम है वो रास्ता खुलवाने के काम में इस वक्त जुटी हुई है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको देते, देहरादून में कोरोना का एक मरीज मिला है। 73 साल के मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। आइसोलेटेड वार्ड में मरीज को एडमिट करा दिया गया है। 12 फरवरी से अस्पताल में मरीज एडमिट है। 73 साल के बताए जा रहे हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। फिलहाल कोरोना की पुष्टि हो गई है। आइसोलेटेड वार्ड में उन्हें एडमिट करा दिया गया है। 12 फरवरी से अस्पताल में एडमिट है मरीज। और ढेला में हमलावर बाघ को पकड़ने की कॉर्पोरेट प्रशासन की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन बाघ उनके हाथ नहीं लग रहा। इसे रेस्क्यू करने के लिए यहां पर पिंजरे लगाए गए। वहीं 2 वेटनरी डॉक्टर्स की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी लगाई गई है। यहां पर 2 हाथी भी मंगा लिए गए हैं। इनकी मूवमेंट देखने के लिए कैमरा ट्रैप और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इस सब के बावजूद अभी तक इस हमलावर बाघ को पकड़ा नहीं जा सका है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में बाघ के हमले में 4 महिलाओं ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। देखिए, पिछली जो 17 तारीख की घटना है उसके बाद से लगातार हम लोग टाइगर को ट्रैक कर रहे हैं। कल रात भी टाइगर को ट्रैक किया गया, उसकी कॉल और उसकी प्रेजेंस इस क्षेत्र में मिली है। आज सवेरे भी अभी लगभग 1 घंटा पहले हमें टाइगर की प्रेजेंस इस क्षेत्र में महसूस हुई है और इसकी कॉल भी पता चली है। तो हमारी टीम्स मौके मौजूद हैं। 2 वेटनरी डॉक्टर्स हमारे सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स हैं वो क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारी ड्रोन टीम्स भी क्षेत्र में मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमने हाथी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बुला लिए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, तमाम तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से कर ली गई है। वन महकमा कोशिश यही कर रहा है कि वो बाघ को जल्द पकड़ ले, लेकिन दिक्कत आखिर कहां आ रही है?
देखिए नीलू, आपको बताना चाहूंगा कि ये क्षेत्र जो है पूरा वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में टाइगर किस तरफ मूवमेंट करेगा, कहाँ जाएगा, इसका एकदम से पता नहीं चलता है। इसको देखने के लिए उन्होंने कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं जिससे उसकी मूवमेंट का पता चल सके कि वो किस तरफ जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन की सहायता भी उसके मूवमेंट को देखने के लिए ली जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि 2 हाथी उन्होंने मंगा लिए हैं। जिन हाथियों से जो है, अब जो झाड़ियों में जो व्यक्ति आदमी नहीं जा पाता था, एकदम डरता था जाने में क्योंकि अंदर टाइगर भी हो सकता है, तो हाथियों में सवार होकर के ये लोग जाएंगे ट्रैंकुलाइज टीम, और उसके बाद जो है उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगी अगर उसकी लोकेशन वहां पर कहीं पर पाई जाती है तो इस तरह से कुल मिलाकर कॉर्बेट प्रशासन के प्रयास जारी हैं। लोगों का दबाव भी लगातार बना हुआ है किसी तरह से लोगों को कहा गया है कि एहतियात आप बरते, प्रशासन की तरफ से, वन महकमे की तरफ से। बिल्कुल वन महकमे की तरफ से कहा गया है कि वो जंगल ना जाएं जब तक इस बाघ को हम ट्रैंकुलाइज करके यहाँ से हटा नहीं देते हैं, तब तक आप जो है जंगल ना जाएं। लेकिन लोगों की भी समस्या है। लोगों की समस्या ये है कि अगर वो लकड़ी के लिए जंगल नहीं जाते हैं तो उनका चूल्हा नहीं जल पाता है। तो ये भी परेशानी उनके साथ है। अब कॉर्बेट प्रशासन इस पर भी विचार कर रहा है कि इसको किस तरह से इनको जो है कोई इस तरह की चीजें मुहैया कराई जा सके जिससे ये जंगल में जाना इनका कुछ कम हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद, जानकारी देने के लिए। और हैदराबाद में नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया है। हैरानी की बात यह है कि दवाइयां उत्तराखंड से सप्लाई की गई थी। तेलंगाना ड्रग विभाग ने इस बात की जानकारी दी। दवाइयों की नकली खेप उत्तराखंड के काशीपुर के अमर फार्मा से सप्लाई की गई थी। बड़े ब्रांड्स का इस्तेमाल कर नकली दवाइयां सप्लाई की गई थी। 29 दिसंबर को हैदराबाद में ये दवाई बरामद की गई, जिससे जांच के बाद अब ये खुलासा हुआ है। और विकासनगर में एक बस हादसे का शिकार होते होते बची। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान बस का पिछला हिस्सा सड़क से उतरकर खाई की तरफ लटक गया था। इसके बाद बस में बैठे सवारियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी सवारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खाई में लटकी रही, लेकिन बाद में सूझबूझ के साथ जितने भी लोग इसमें सवार थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। और बागेश्वर में आरएफसी गोदाम के साथ एक डंपर बेकाबू होकर सड़क से नीचे लटक गया। गनीमत रही कि डंपर सड़क से नीचे खाई में नहीं गिरा। वहीं डंपर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान उसे चोट भी आई, जिसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। आगे टायर ले थे तो ये गाड़ी यहाँ से आई तो ड्राइवर ने काट नहीं पाया, संतुलन खो दिया था अपना, जो कि ये गाड़ी नीचे जाने से बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। और ड्राइवर को हमने फिर नीचे निकलवाया, फिर उसके बाद ये गाड़ी में पत्थर लगवा के फिर खड़ी है, तब से गाड़ी अभी तक। ऋषिकेश में नेपाली फार्म के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। वहीं मौके से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का काफिला गुजर रहा था, तभी मंत्री ने काफिला रोककर एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल भेजा। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल का काफिला देहरादून रवाना हो गया। तो काफिला रोककर प्रेमचंद अग्रवाल ने देखा कि घायल कैसे हैं। एम्बुलेंस को उन्होंने फोन किया। जब घायल वहां से निकल गया, उसके बाद जाकर फिर प्रेमचंद अग्रवाल के काफिले को आगे बढ़ाया गया। और मार्च के दूसरे हफ्ते में कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। उससे ठीक पहले 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें जन समस्याओं पर भी बहस देखने को मिल सकती है। छब्बीस फरवरी से उत्तराखंड का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दूसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद 27 फरवरी की शाम को ही या फिर 28 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए बजट पर इसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। जो बजट सत्र हम लोग ला रहे हैं वो 26 से और 1 तारीख के बीच में हम लोग विधानसभा का सत्र ला रहे हैं, जो बजट सत्र हमारा होगा। और पहले दिन उसमें महामहिम राज्यपाल जी का भाषण होगा। उसके बाद कार्यमंत्रणा समिति जो तय करेगी
फिर उस दिन हम लोग अपने इस प्रदेश का बजट लाएंगे। हम सभी क्षेत्रों को कवर करेंगे। समग्र विकास करना हमारी प्राथमिकताओं में है। विपक्ष बजट के साथ ही जन समस्याओं पर चर्चा के लिए सेशन की अवधि को बेहद कम बता रहा है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार का रवैया लोकतांत्रिक नहीं है। वो बहुमत के आधार पर अपनी मर्जी से सदन चला रही है। फिर भी जन समस्याओं को लेकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बजट सत्र जो है प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो सरकार का रवैया है वो लगता नहीं है कि उनका रवैया लोकतांत्रिक तरीके से हो। बजट सत्र है, प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे और सरकार को घेरने का काम हमारा प्रयास रहेगा। बहरहाल 2019 में 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी इसी के आसपास चुनाव आचार संहिता जारी हो जाएगी। ठीक इससे पहले पेश होने वाले बजट पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वित्त मंत्रालय बजट को अंतिम रूप दे चुका है। जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी भी ले ली जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को 1000 से ज्यादा कैंडिडेट की नियुक्ति पत्र दिए। इन सभी नियुक्ति वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में हुई। सीएम धामी ने नौकरी पाने वाले सभी कैंडिडेट को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरना सरकार की प्राथमिकता रही है। पहले की सरकारों में भर्ती प्रक्रिया में धांधली होती थी, अब परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी हो चुकी है। अब बिना सिफारिश के नौकरियां लग रही हैं। उन्होंने कैंडिडेट से भी पूछा कि क्या उनमें से किसी को नौकरी के लिए सिफारिश करनी पड़ी। पहले की सरकारें थी, उस समय भर्ती की प्रक्रिया कराई जाती थी। उन भर्ती प्रक्रियाओं में कितनी धांधली होती थी, कितनी गड़बड़ियां होती थी, ये आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव आया है। आप लोगों को किसी से ये कहने नहीं जाना पड़ा होगा कि मेरी सिफारिश लगा दीजिए। कोई गया तो नहीं ना। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन आर्य प्रतिनिधि सभाओं में खींचतान। सांसद सत्यपाल सिंह को कुलाधिपति बनाने का विरोध हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय से कुलाधिपति की नियुक्ति हुई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब इसमें दखल देने का आरोप लगाया है। प्रतिनिधि सभाओं पर दखल देने का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन जो गुरुकुल कांगड़ी है उसमें आपस में ही मनमुटाव हो गया है। खींचतान देखने को मिल रहा है। सांसद सत्यपाल सिंह को कुलपति बनाने का विरोध शुरू हो गया है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।